वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ कंप्यूटर वाली मैम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत कंटेंट ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा होगा। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज कवर अप करने वाले हैं कंप्यूटर की, दैट इज स्पेशली फॉर एचएसएससी स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीईटी के लिए 2025 के लिए। ओके, तो हम लोग का ये एक तरीके से रैपिड रिविजन है। जिन लोगों को बहुत अच्छे से श्योरिटी है कि वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, अभी फिलहाल में ऐसा कहा जा रहा है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उस हिसाब से जिन लोगों को लग रहा है कि वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, दे कैन अटेम्प्ट दिस सीरीज। ओके, अगर आप लोगों के आंसर्स कवर अप हो रहे हैं देन डेफिनेटली आप लोग को आगे कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और अगर नहीं हो रहे तो पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ एचएसएससी वाले स्टूडेंट्स इस सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अटेम्प्ट। चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या PSSB के लिए एनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो अटेंड दीज प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, बट इट इज स्पेशली फॉर एचएसएससी स्टूडेंट। चलिए पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू इंटरनेट टॉपिक है, और इंटरनेट टॉपिक हर एक एग्जाम में आता है, तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है तो हमें देखना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर दैट होस्ट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक टर्म पर बात करूंगी और आप लोग को बहुत आसान तरीके से समझा दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, चाहे इसका आंसर हमें आता था या नहीं आता था, लेकिन हमें इन टर्म्स का मतलब पता था तो हम फटाफट आंसर कर पाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर एक टर्म है दैट इज होस्ट। होस्ट होस्ट कौन होता है? तो होस्ट कौन होता है, मान के चलिए एक पार्टी हो रही है, उस पार्टी का होस्ट हम किसको कहेंगे? जिस बंदे ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की है ना, यानी मेन बंदा जो पार्टी का है उसको हम होस्ट कह रहे हैं। ओके, तो आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनमें से किस कंप्यूटर को आप होस्ट कहोगे? तो मेन जो उनमें से कंप्यूटर है उसको हम होस्ट कहेंगे, और मेन कंप्यूटर कौन सा होगा? तो जी मेन कंप्यूटर होने वाला है सर्वर। तो सर्वर को हम होस्ट कहेंगे जिसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, और जो बाकी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं उनके कंटेंट कहाँ पड़े होंगे, यानी उन कंप्यूटर्स की फाइल्स कहाँ पड़ी होंगी? जिस सर्वर में पड़ी होंगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये सर्वर है। ओके, ये सर्वर है, इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो इन दो कंप्यूटर को हम नोड्स कहते हैं ना, या हम क्लाइंट्स कहते हैं, और ये आपका सर्वर है। अब इन दोनों की जो फाइल है, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी की जो फाइल है, वो एक्चुअल में सर्वर में पड़ी होती है। ऐसे ही होता है ना? ठीक है, तो सर्वर कौन होगा? होस्ट। होस्ट में क्या पड़ा है? इन दो कंप्यूटर की सभी फाइल्स एक्चुअल में सर्वर में होस्ट में पड़ी हुई है। अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है तो मैं ये आंसर कर सकती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो होस्ट कर रहा है वेबसाइट को ऑन द इंटरनेट। ठीक है, हिंदी में जरा पढ़ते हैं। एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है। तो यहाँ पर वेबसाइट है ना, तो वेबसाइट को होस्ट कौन करेगा? जी वेब सर्वर करेगा। ठीक है, वेबसाइट के सारे कंटेंट कहाँ पड़े होंगे? वो वेब सर्वर पर पड़े होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है इसका? वेब सर्वर। थोड़े से और कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज स्टोर्ड। ठीक है, जब सर्वर है, लेकिन कौन सा सर्वर है? वेब सर्वर है, तो उसके अंदर कैसे कंटेंट पड़े होंगे जी? तो वेब वाले कंटेंट ही पड़े होंगे उसके अंदर। और यूजुअली आमतौर पर इसका क्या काम है कि वेब सर्वर होस्ट करता है वेबसाइट्स को। और वेबसाइट्स क्या होती हैं? तो वेबसाइट होती हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, वेबसाइट्स क्या हैं? वेबसाइट्स हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो गए हैं। आपको होस्ट और क्लाइंट यानी नोड्स के बारे में पता चल गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है। उसके बाद हमें ये पता है कि जी वेब पेज वेबसाइट्स क्या होती हैं? तो वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, और वेब कंटेंट कहाँ पड़ा होता है? तो वेब सर्वर पर पड़ा होता है। और वेब सर्वर का आमतौर पर क्या काम है कि वो होस्ट करेगा वेबसाइट्स को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस HSSC CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सबसे पहले मुझे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है? सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कह लो, या प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहते हैं? जी प्रोग्राम के समूह को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर, एंटीवायरस, उसके बाद लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोबारा से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है जी? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीन नाम के हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो ये आपका ट्रांसलेटर है, ना कि सॉफ्टवेयर है। तो यानी कंपाइलर है जो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ट्रांसलेटर है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसके अंदर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ओके, उसके बाद एडोब क्या है? एडोब फोटोशॉप हो सकता है, एडोब रीडर हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? MS ऑफिस हो गया, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आता है। उसके बाद ड्राइवर्स, ड्राइवर्स क्या होते हैं जी? जैसे आपने प्रिंटर अटैच किया है, तो प्रिंटर जब अटैच किया है तो कंप्यूटर इंसान थोड़ी है, उसका IQ इज 0 ना। तो आप उसको बोल दोगे जी प्रिंटर अटैच कर दिया, प्रिंट आउट निकाल देना, तो उसको समझ नहीं आएगा। उसको रिकॉग्नाइजेशन देनी पड़ती है कि कौन से डिवाइसेस आपने जोड़े हुए हैं आपके कंप्यूटर के साथ। उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम ड्राइवर्स कहते हैं। ठीक है, तो ड्राइवर्स भी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पानी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉट कॉम। ओके, अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटरनेट, और इंटरनेट हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है डोमेन नेम से, ये है डोमेन नेम, डॉट कॉम एक डोमेन नेम है। ठीक है, डॉट कॉम डोमेन नेम किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो डॉट कॉम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है? क्या कॉमर्स के लिए यूज करते हैं? तो नहीं। कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, कार्गो के लिए नहीं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है? कंपनी होती है ना। तो आंसर क्या बन जाता है? कंपनी। जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे डोमेन नेम है, .org है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद .co.in है, ये कमर्शियल इन इंडिया के लिए यूज होता है। .in इंडिया का डोमेन नेम है। .mil डोमेन नेम किसके लिए यूज होता है? ये HSSC ने पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा है। .mil डोमेन नेम किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो मिलिट्री ग्रुप्स के लिए। उसके बाद .def है, वो डिफेंस वेबसाइट्स के लिए। .gov है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए। .aer हो है, एयरलाइंस के लिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे डोमेन नेम्स हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बनते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्लिपबोर्ड। ओके, क्लिपबोर्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PSSB में भी क्वेश्चन बना है, चंडीगढ़ ASI में भी क्वेश्चन बना है। तो क्लिपबोर्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ये क्वेश्चन MS वर्ड से है। MS वर्ड में एक ग्रुप आता है, दैट इज क्लिपबोर्ड। देखिए आप लोगों ने क्लिपबोर्ड जो ऑप्शन है उसको देखा होगा। जैसे आप लोग फोन में काम कर रहे हो तो कुछ भी सर्च आउट कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है, टेक्स्ट को कॉपी करते हो तो कहते हो ना इट इज सेव्ड इनटू क्लिपबोर्ड, ऐसा ऑप्शन आता है। आप लोगों ने चेक किया होगा, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, सेव्ड इनटू क्लिपबोर्ड आता है। ठीक है, यही सेम काम हमारे पास MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में किया जाता है। जैसे आप किसी चीज को कट या कॉपी करते हो, अभी आपने उसको पेस्ट नहीं किया है तो वो कहीं पर तो सेव होता होगा ना, टेम्पररी बेसिस पर। वो कहाँ सेव होता है? क्लिपबोर्ड में जगह लेता है। तो चलिए जरा देखें क्वेश्चन क्या है। द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड है क्या? क्वेश्चन था क्लिपबोर्ड क्या है? क्या एक कैशे मेमोरी है? तो नहीं, कैशे मेमोरी तो नहीं है। दूसरा क्या है? एक सुविधा है जो उपयोगकर्ता की जानकारी संग्रहित करता है। इज अ फीचर दैट स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन, गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इज यूज टू टेम्पररली स्टोर आइटम्स दैट हैज बीन कट और कॉपीड। यही मैंने आपको बताया था, जब आप किसी चीज को कट या कॉपी करते हो तो टेम्पररी बेसिस पर वो कहाँ सेव होती हैं? तो जी क्लिपबोर्ड में सेव होती हैं। तो आंसर बन गया C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्सेल का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दोगे आप लोग। ये तो फटाफट पढ़िए और मुझे आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। अब रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन, इसे हम क्या कहेंगे? तो हम इसे तो कहेंगे क्या? स्प्रेडशीट कहेंगे? नहीं। वर्कबुक कहेंगे? नहीं कहेंगे। डॉक्यूमेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सेल। तो इसके लिए हमें दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर जैसे वर्कबुक दे रखा है और वर्कशीट दे रखा है, ये दो टर्म्स के हैं। स्प्रेडशीट दे रखा है, वर्कबुक दे रखा है। डॉक्यूमेंट तो हमें समझ में आता है कि अगर हम लोग वर्ड में काम कर रहे हैं तो जिसमें हमने काम किया दैट इज डॉक्यूमेंट। और सेल क्या होता है? सेल हमें पता है एक्सेल के अंदर एक और क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन है? सेल है। सेल में ही तो आप एंट्रीज करते हो ना। लेकिन स्प्रेडशीट क्या होता है और वर्कबुक क्या होता है? तो MS एक्सेल का दूसरा नाम क्या है? स्प्रेडशीट है।
और वर्कबुक क्या है, जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो बिल्कुल टॉप पर लिखा आता है ना, बुक 1 MS एक्सेल ये लिखा हुआ आता है। तो जो ये एक्सेल ओपन हुआ है इसे हम वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। और वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होता है, जो बॉटम लेफ्ट के साइड में शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा आता है। यानी वर्कबुक जो है वो वर्कशीट का कलेक्शन है। ओके, तो यानी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को आप क्या कहोगे, सेल कहोगे। और सेल भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये लीजिए, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये सब सीईटी के क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी ग्रुप में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये भी आप लोग आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के 2 प्रकार कौन से हैं? तो मेन मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है जी? प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और आगे प्राइमरी मेमोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैम और रोम। ठीक है, तो आंसर तो ये बन जाता है रैम एंड रोम फिलहाल इस क्वेश्चन का। कुछ आगे क्वेश्चन मैं और आप लोगों से पूछ लेती हूँ मेमोरी से रिलेटेड। अगर आप डिफरेंस की बात करो, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में, तो जी परमानेंट मेमोरी कौन सी है, फटाफट मुझे बताएंगे। दोनों में से परमानेंट मेमोरी कौन सी है? मुझे उम्मीद है कुछ लोगों ने आंसर दिया होगा कि जी प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी है तो वो परमानेंट होगी। लेकिन कुछ लोगों ने आंसर सही भी दिया होगा, ऐसी बात नहीं कि सब लोग गलत आंसर दे रहे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी है तो वो परमानेंट होगी, लेकिन नहीं है वो परमानेंट। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट है, और क्यों है तो इस पर एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये आपका सीपीयू है, ये रैम है, और रैम प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी हार्ड डिस्क है, यानी सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, तो हर एक फाइल को सीपीयू चाहिए, हर एक फाइल को सीपीयू तक पहुंचना है, ठीक है। बिना सीपीयू के तो कोई भी फाइल एक्सेस हो ही नहीं सकती ना, ना ओपन ना क्लोज, कुछ काम नहीं हो सकता। ओके, तो देखिए इन वाली फाइल्स को, यानी जो भी फाइल्स यहाँ पड़ी हैं सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी है, इनको कभी भी डायरेक्ट सीपीयू मिलता ही नहीं है। ये सबसे पहले यहाँ लोड होती हैं, उसके बाद इनको सीपीयू मिलता है। तो यानी ये मेमोरी एक्ट कर रही है, ये मेमोरी बिहेव कर रही है जस्ट लाइक अ टेम्पररी मेमोरी, टेम्पररी स्टोरेज, जहां पर हर फाइल क्यों जगह ले रही है, ताकि वो सीपीयू तक पहुंच सकें। इसीलिए तो इसीलिए प्राइमरी मेमोरी क्या हो जाती है, टेम्पररी, और रैम भी क्या हो जाता है, टेम्पररी। ओके, लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो परमानेंट हैं। जैसे अगर मैं पीसी में काम कर रही हूँ, मैंने पीसी शट डाउन कर दिया, दोबारा से ऑन करूंगी, क्या सारी फाइल उड़ जाएंगी? तो नहीं। जब मैं पीसी ऑन करूंगी तो कुछ फाइल्स रहेंगी, तो वो सिस्टम की फाइल्स हैं, वो कहाँ पड़ी हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी हार्ड डिस्क के अंदर। और हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है और प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी होती है। और वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल भी बता दो मुझे। प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी क्या वॉलेटाइल है या सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल है? इसमें एजर्शन के यानी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं पंजाब और चंडीगढ़ के पेपर्स में भी। मेमोरी से, मेमोरी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, यही वॉलेटाइल, परमानेंट और टेम्पररी, इन सभी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो और बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पर, डाटा का उड़ जाना, यानी डाटा का इरेज हो जाना, इस नेचर को हम वॉलेटाइल कहते हैं। तो वॉलेटाइल कौन है? क्या प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल है या सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल है? तो आंसर है प्राइमरी मेमोरी। वॉलेटाइल कौन है जी? तो प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल है। और वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? बिजली के चले जाने पर इलेक्ट्रिसिटी का ऑफ हो जाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की? शॉर्टकट की बताना है आपको टू गेट A1 एक्टिव सेल इन MS एक्सेल। देखिए 2-3 क्वेश्चंस पर बात करती हूँ, फिर इस पर बात करेंगे। एक्टिव सेल क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका एक्टिव पोजीशन क्या है, तो एक्टिव पोजीशन आप क्या बताओगे? जहां आप बैठे हुए हो, दैट इज योर एक्टिव पोजीशन ना। तो एक्टिव सेल कौन होगा? जिस सेल पर आप काम कर रहे हो, दैट इज एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल का एड्रेस भी तो कोई बताता होगा ना। जैसे आपने MS एक्सेल ओपन किया, MS एक्सेल अगर आपने ओपन किया तो यहाँ टॉप पर एक बार आ रहा होता है,
यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो इस सेल में आप हो तो इस सेल का एड्रेस A1 है, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है A1। तो एक्टिव सेल का एड्रेस कौन बताता है? एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल कौन बताता है? नेम बॉक्स बताता है। ठीक है, उसके बाद इस एक्टिव सेल में आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर मैंने इक्वल टू सम करके फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ fx करके एक बार आ रहा होता है, तो जो भी कुछ इस एक्टिव सेल में लिख रहे होते हो वो यहाँ पर भी लिखा जा रहा होता है। तो यानी कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल कौन बताता है? फॉर्मूला बार बताता है। तो कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल कौन बताता है जी? फॉर्मूला बार बताता है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो शॉर्टकट की क्या है कि आपको A1 एक्टिव सेल पर पहुंचना है। A1 तो बिल्कुल स्टार्टिंग में है ना, फर्स्ट सेल है, तो जब आपको सबसे पहले पहुंचना होता है तो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस होम। और इसी तरीके से आपको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंचना है, तो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस END एंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, शॉर्टकट कीज मैं बता देती हूँ। कंट्रोल प्लस होम प्रेस करोगे तो आप कहाँ आ जाते हो? स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पर आ जाते हो, वर्ड के अंदर। ठीक है, और अगर आप खाली होम प्रेस करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप स्टार्टिंग ऑफ द लाइन पर आ जाते हो। जैसे ये लिखा हुआ है तो आप यहां पर हो, तो आपने होम प्रेस किया तो आप लाइन के स्टार्ट में आओगे, लेकिन अगर आप यहाँ हो, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करोगे तो यहाँ आओगे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पर। ओके, इसी तरीके से कंट्रोल प्लस END एंड, कंट्रोल प्लस END एंड, इसको प्रेस करने पर आप कहाँ चले गए हो? लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पर चले गए हो। और खाली END प्रेस करोगे तो कहाँ आओगे? एंड ऑफ द लाइन पर आओगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या क्वेश्चन था? ये वर्ड के लिए है, PSSSB क्लर्क में यही सेम क्वेश्चन पावर पॉइंट के लिए पूछा गया था, और इन 4 शॉर्टकट कीज में से 2 शॉर्टकट की पूछी गई थी। अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन पर आना है तो कंट्रोल प्लस होम, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन पर आना है तो कंट्रोल प्लस END एंड, END एंड। रुक जाएगी, पिछली बार यही हुआ है, मत करना अब, आप मत करो कुछ भी काम, हाँ आप बाद में ठीक है, चलिए। तो वही एक्टिव सेल के स्टार्ट में आना है तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस होम। और बिल्कुल एंड ऑफ द सेल पर जाना होगा तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस END एंड। चलिए आगे बढ़े, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू व्यू द डॉक्यूमेंट एट डिफरेंट परसेंटेजेस। अगर आपको डिफरेंट परसेंटेजेस चाहिए PPT के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर पूछा गया है, तो कौन से टैब में जाते हो? क्या क्या वो व्यू टैब के अंदर है, रिव्यू में है, होम में है, बाय यूजिंग जूम स्लाइडर, कैसे जाते हो आप? तो जी कौन से मेन्यू में है? व्यू मेन्यू के अंदर है। ठीक है, व्यू मेन्यू के अंदर है। वैसे व्यू मेन्यू के अंदर भी आपको जूम मिलेगा, वैसे आप जूम स्लाइडर से भी जा सकते हो। अगर डिफरेंट परसेंटेजेस पर जाना है तो जूम स्लाइडर के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि HSSC ने कौन सा करेक्ट आंसर इसका दिया है, क्योंकि अगर आप व्यू मेन्यू में जाते हो तो वहां पर भी जूम का ऑप्शन है, और अगर आप जूम स्लाइडर पे जाते हो तो वहां से भी आप जूम कर सकते हो। चलिए, तो परसेंटेजेस के लिए बात कर लेते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट वो यानी वर्ड ओपन करते हो तो MS वर्ड का मिनिमम जूम इज 10% और मैक्सिमम इज 500%। एक्सेल का मिनिमम इज 10% और मैक्सिमम इज 400%। और पावर पॉइंट का मिनिमम इज 10% और मैक्सिमम इज 400%। ओके, तो पावर पॉइंट का HSSC क्लर्क 2019 में भी क्वेश्चन था कि मैक्सिमम जूम कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको MS वर्ड ओपन करना है तो आप किस तरीके से MS वर्ड ओपन कर सकते हैं? तो देखिए, एक तो तरीका है आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम्स आता है, और उसके बाद आप क्या प्रेस कर देते हैं? MS ऑफिस में कुछ भी जो आपको ओपन करना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो ओपन कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है आप कंट्रोल प्लस R प्रेस करते हैं,
जब आप कंट्रोल प्लस आर प्रेस करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां पर रन लिखा होता है। इस रन में अगर आप winword.exe लिखते हो, लेकिन ये 2003 यानी 2003 और 2003 के पुराने वाले वर्जन्स में है, अगर उसमें winword.exe लिखते हो तो एमएस वर्ड खुल जाता है, लेकिन जो नए वर्जन है उनमें हम लोगों को winword लिखना पड़ता है। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। एमएस वर्ड जो है पुराने वर्जन्स में winword.exe लिखकर खुलता है और नए वर्जन में सिर्फ winword लिखकर खुलता है। और यही बात अगर हम एक्सेल के लिए करें तो एक्सेल के सभी वर्जन में एक्सेल लिखना पड़ता है और पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड कन्वर्ट कैरेक्टर्स टू। ओके, कीबोर्ड कैरेक्टर्स को किस में कन्वर्ट करता है? जल्दी से आंसर दीजिए। और मुझे बहुत एक्सपेक्टेड है कि आप लोग आंसर इसका बाइनरी फॉर्मेट कर रहे हो, क्योंकि हमें ये पता है कि कंप्यूटर की भाषा अलग है और हमारी भाषा अलग है। अगर मैं कैपिटल ए इनपुट करवाती हूँ तो उसको 0 1 में बदलता है, तब उसको बात समझ में आती है ना। तो कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप कर रहे हो वो इसमें बदल रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें बदलने से पहले वो बीच में किसी और चीज में भी बदलता है जिसको हम एस्काई कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, पहला क्वेश्चन एस्काई से बनता है। एस्काई का फुल फॉर्म दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है एस्काई से। ठीक है, तो अब क्या है कि मैंने कैपिटल ए इनपुट करवा दिया यूजर की कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को तो समझ नहीं आया, उसकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज तो ये है, तो वो इससे इसमें जरूर बदलेगा, लेकिन उससे पहले वो किसी और चीज में बदलेगा, उसको हम एस्काई कहते हैं। अब ये है क्या एस्काई? तो देखो, ऐसा मान के हम चल रहे हैं कि मेरे पास एक फाइल है जिसको मुझे चंडीगढ़ से अंबाला पहुंचानी है। ठीक है, चंडीगढ़ से दिल्ली ले लेते हैं, मुझे एक फाइल पहुंचानी है चंडीगढ़ से दिल्ली, चंडीगढ़ टू दिल्ली पहुंचानी है एक फाइल। ठीक है, अब क्या है कि सब कहते हैं जी हमारी मर्जी चलेगी, हमारा कहा ही माना जाएगा, सबका कहना यही है, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, मैं जो कह रही हूँ वही सही है, ये बात। ठीक है, तो हर कोई कंप्यूटर में अलग कोड्स इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो चंडीगढ़ वालों का कहना है जी मेरी बात मानी जाएगी, जब हम फाइल भेजेंगे आपको तो ए को जब आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो आप इसमें कन्वर्ट करना 111 में, और जब बी को कन्वर्ट करोगे तो 000 को माना जाएगा। ठीक है, पहली बात हमने ये इनपुट करवाया और कंप्यूटर को ये समझ में आता है, ये बात हमको समझ आ रही है। अब सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो मुझे फाइल चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचानी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि चंडीगढ़ वाले कहते हैं जी मेरी बात मानी जाएगी। ओके, तो उन्होंने कैपिटल ए सेंड किया, वो कहते हैं जी कैपिटल ए का बाइनरी फॉर्म 111 होगा और कैपिटल बी का बाइनरी फॉर्म 000 होगा, यही माना जाएगा। लेकिन दिल्ली वाले कहते हैं नहीं जी हमारी बात मानी जाएगी, हमारा ये कहना है कि ए का बाइनरी 000 होगा और बी का बाइनरी 111 होगा। अब उनका कहना ये है। ठीक है, अब मैंने फाइल क्या की, चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचा दी, तो प्रॉब्लम आएगी, ए बी में बदल जाएगा, बी ए में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी फाइल भेजते हैं तो फाइल बदलती नहीं है, ए ही रहता है, बी बी ही रहता है, ऐसा ही होता है। लेकिन अब अगर ऐसा होता तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी इनपुट करवा रहे हैं तो बीच में वो एस्काई में बदल रहा है। एस्काई एक स्टैंडर्ड है, तो एस्काई स्टैंडर्ड क्या कहता है कि कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, जो पूरे वर्ल्ड में यही मानी जाएगी, और 65 एक डेसिमल नंबर है जिसको हम बाइनरी में बदलेंगे तो उसका कोड आता है 1 5 बार 0 1। तो पूरे वर्ल्ड में कैपिटल ए का बाइनरी इसी को माना जाएगा, वो नहीं बदलेगा, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही कैपिटल बी का 66 हो जाएगा, कैपिटल सी का 67 हो जाएगा, स्मॉल ए का 97 है तो स्मॉल बी का 98 होगा। ये कोड्स हैं एस्काई। तो एस्काई क्या होता है, एक स्टैंडर्ड कोड है, ताकि ये वाली प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम लोग एस्काई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो भी चीज़ आप कीबोर्ड से एंटर करते हो वो सबसे पहले एस्काई में बदलती है, उसके बाद वो बाइनरी फॉर्मेट में बदलती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। A network device that filter traffic based on security rules. फटाफट आंसर करेंगे, कौन सा नेटवर्क डिवाइस है दैट फिल्टर, जो फिल्टर कर रहा है ट्रैफिक को बेस्ड ऑन सिक्योरिटी।
तो ऑप्शन में दे रखा है आपके पास राउटर, स्विच, फायरवॉल और हब। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो सबसे पहले हब के बारे में बताएंगे। तो हब कैसे काम करता है जी? तो हब एक नॉन इंटेलिजेंट या हम इसको डम डिवाइस कहते हैं। और ये क्या करता है? इसको पढ़ना नहीं आता एड्रेस। तो जब इसको एड्रेस पढ़ना नहीं आता तो इसको पता ही नहीं है सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, तो ये सबको मैसेज सर्कुलेट कर देता है, ब्रॉडकास्टिंग कर देता है मैसेज की। जब मैसेज की ब्रॉडकास्टिंग करेगा तो मैसेज तो सिक्योर ही नहीं रहने वाला ना। और स्विच क्या करता है? स्विच पर्टिकुलर का मैसेज पर्टिकुलर तक ही भेजता है, सब तक नहीं भेजता। और राउटर क्या करता है? जब हम लोगों के घर में राउटर लगा होता है तो हम ऐसे कहते हैं ना कि इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट आ रही है, क्योंकि राउटर उन डेटा पैकेट्स को सबसे छोटा रास्ता बताता है और ट्रैफिक फ्री रास्ता बताता है, ताकि वो सेंडर से रिसीवर फटाफट पहुंच जाए। देखिए ये आपकी फाइल्स हैं, ठीक है, और उनको रिसीवर तक पहुंचाना है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होते हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें ये पता है कि मैं सेंडर हूं और जिसको फाइल भेज रही हूँ दैट इज रिसीवर, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने व्हाट्सएप पे किसी को 5 फोटोज भेजी हैं, 5वीं वाली सबसे आखिर में भेजी थी लेकिन वो सबसे पहले मिल गई, और जो सबसे पहले पहुंची थी भेजी थी वो सबसे आखिर में मिली है। उनके रीजन क्या होते हैं? पूरी दुनिया में हम ही थोड़ी मैसेज भेज रहे हैं, और भी लोग हैं। तो जो लोग मैसेज भेज रहे हैं, सभी लोग मैसेज भेज रहे हैं, तो रस्तों में बहुत सारा ट्रैफिक होगा, तो उनको पहुंचने में देरी हो गई। तो इसको कोई बताने वाला नहीं था जी ये वाला रास्ता सबसे छोटा है, इसको पकड़ के जाओ तब जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अगर शायद ये वाला रास्ता पकड़ता तो सबसे पहले पहुंच जाता, लेकिन इसको ये वाला रास्ता पकड़ा नहीं है इसने, क्योंकि इसके पास राउटर नहीं था बताने वाला। तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डाटा पैकेट्स को सबसे छोटा और ट्रैफिक फ्री रास्ता बताता है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह फटाफट पहुंच जाते हैं। उसके बाद बात आती है स्विच की। पहले फायरवॉल समझ लेते हैं। फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल एक टेक्निक है जो हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाती है, यानी थर्ड पार्टी एक्सेस से बचाती है। अब थर्ड पार्टी एक्सेस क्या होता है जी? थर्ड पार्टी एक्सेस यानी जैसे मैंने व्हाट्सएप मेरे फोन में ओपन है, अब मैंने किसी और के पीसी में भी ओपन कर लिया। अब मेरे बाई चांस से वो मैं ही थी, लेकिन मेरे रजिस्टर्ड नंबर पर एक मैसेज आता है कि अगर आप नहीं हो तो भाई हमें रिपोर्ट करो, आपका व्हाट्सएप इस टाइम पर यहाँ पर ओपन किया गया है, दिस इज बिकॉज ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल हमको अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है। कई बार फायरवॉल का क्वेश्चन आता है कि फायरवॉल का काम क्या है, तो आपको ऑप्शन में 100% यही मिलने वाला है कि ये अनऑथराइज एक्सेस से हमें बचा रहा है। अब आते हैं स्विच पर। स्विच क्या काम करता है? तो स्विच का क्या काम है? ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, जिसमें हब की बात कर रही थी। अगर यहाँ पे स्विच लगा है और इसके साथ कुछ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो जिसका मैसेज है वो उसी को भेजेगा, सब तक ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा जैसे हब ब्रॉडकास्ट कर रहा था। पर्टिकुलर का मैसेज पर्टिकुलर तक ही जाएगा, यानी जिसकी वजह से मैसेज की फाइल की सिक्योरिटी रहेगी। और स्विच के अंदर फायरवॉल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब फायरवॉल प्रेजेंट है तो सिक्योरिटी तो ये प्रोवाइड करेगा ही ना। अब आ जाओ जी क्वेश्चन पर। नेटवर्क डिवाइस दैट फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और मुझे आंसर बता दीजिए फटाफट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे ही दी है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है कि अ नेटवर्क डिवाइस दैट फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स इज अ। क्या निकाल रहा है? तो आंसर हो जाता है जी इसका फायरवॉल। इसका आंसर क्या हो जाता है? फायरवॉल। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। .wav। .wav जैसे आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग को पता है कि पावर पॉइंट के अंदर हम लोग कुछ इफेक्ट्स लगाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी साउंड्स आती हैं। तो इन ऑडियो इफेक्ट्स की क्या फाइल एक्सटेंशन होती है? तो फाइल एक्सटेंशन .wav, .wma, .mid, .mp3 भी हो सकती है, ठीक है। ये वाली फाइल एक्सटेंशंस होती हैं। ये बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ओके। तो फिलहाल .wav पूछी गई है, तो ये एक साउंड की फाइल है। उसके बाद ठीक है, और कोई क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल PSSB लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। देखिए, तो उससे पहले मुझे ट्रांजिशन और एनिमेशन दो टर्म्स का पता होना चाहिए।
ये भी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ट्रांजिशन और एनिमेशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग पावर पॉइंट की स्लाइड्स में मूवमेंट्स लगाते हैं कि स्लाइड यहाँ से घूम कर आ रही है या ऊपर से नीचे आ रही है या बॉक्स की तरह खुल रही है। अब एक बात तो है कि आपने स्लाइड्स पर इफेक्ट लगाया है, मोशन लगाया है। दूसरी बात है क्या है कि स्लाइड के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, टेबल हो सकता है, उसके अंदर कोई भी पिक्चर हो सकती है। जब आप इन पर इफेक्ट्स लगा रहे हो तो दैट इज एनिमेशन। दोनों टर्म्स डिफरेंट है। तो ट्रांजिशन क्या होता है? इफेक्ट्स ऑन स्लाइड। स्लाइड ट्रांजिशन भी लिखा होता है कभी कभी। और एनिमेशन क्या होता है? इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द स्लाइड। इनसाइड द स्लाइड। और ऑब्जेक्ट्स कौन होंगे? तो दीज आर ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द स्लाइड। ठीक है, तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, तो इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है? स्पॉट नाम का कोई इफेक्ट नहीं है, बाकी सारे इफेक्ट्स हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग कुछ और इफेक्ट्स भी नोट डाउन कर लेंगे, कौन कौन से और इफेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो इफेक्ट्स हम लोग नोट डाउन करेंगे। और अदर कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? तो जी इफेक्ट्स और हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट, फेड, पुश, कवर, अनकवर, उसके बाद वाइप, स्प्लिट, जूम, मॉर्फ, क्यूब। ओके, तो क्यूब, ये वाले और ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं। तो ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, फिलहाल में जो क्वेश्चन आया है इसलिए मैं बात कर रही हूँ। एसएससी में भी ये क्वेश्चन था, और PSSS भी लेबर इंस्पेक्टर अभी 2-3 महीने पहले ही हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल लग रही है, तो आप इस चैनल को, कंप्यूटर वाली मैम चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।